हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम 27 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हमें बात करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन किया है लद्दाख में। उन नए 5 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे और कुछ नई गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं विद एमसीक्यू एंड एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके लेकिन सारी कुछ बातें डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमिटी दैट रिव्यू द एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम एंड मेड रिकमेंडेशन लीडिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। रिसेंटली अभी डिबेट का टॉपिक है यहाँ पर क्या डिफरेंस है आपके एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम में। इसके अलावा यूपीएस क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। तो इनमें क्या कंफ्यूजन है या क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एक वीडियो में जो मैंने आज सुबह मॉर्निंग 9 AM पर पब्लिश किया था। आई होप लगभग 13 मिनट्स का वीडियो है, आपने देख लिया होगा, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि एनपीएस क्या है, यूपीएस क्या है और ओपीएस क्या है। यहाँ पर एनपीएस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का फॉर्मेशन किया था और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था अबाउट द यूपीएस। और ये कमेटी बनाई गई थी अप्रैल मंथ में 2023 में और उस कमेटी के हेड थे टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या है ये यूपीएस स्कीम और ये 1 अप्रैल 2025 से हमारे देश में इफेक्ट में आएगी। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो आपको मिल गया है, आप उसे देख लीजिएगा और इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपलोड कर दी है एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पूजा जैन क्लासेस प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन को सर्च कर लेना। इसके अलावा एक और न्यूज़ है कि महाराष्ट्र कैबिनेट जिसकी मीटिंग को चेयर कर रहे थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने अप्रूवल दिया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिवाइज एनपीएस फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन द लाइन ऑफ द यूपीएस। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आता है। तो आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा, मॉर्निंग 9 AM पर आया था आज, आप इसको देख लेना तो आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हार्डली 10 to 12 मिनट का ही वीडियो है। ओके डन। चलिए अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पे। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। सो पहले पर्सन न्यूज में है जिनका नाम है संजीव रेना। ये संजीव रेना जी हैं और इनको अपॉइंट किया गया है आईटीबीपी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल। आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, तो आईटीबीपी का नया एडिशनल डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? संजीव रेना को बनाया गया है। ओनली द सेकेंड टाइम व्हेन अ नॉन आईपीएस ऑफिसर हैज बीन एलिवेटेड टू दिस पोस्ट इन द फोर्स। पहले जो पर्सन थे वो 2020 में थे जिनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया था, मिस्टर रावत। और यहाँ पे संजीव रेना आपको देखने को मिलेंगे जिनको आईटीबीपी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और इनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटीबीपी में काम करने का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अबाउट द आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो इसका फॉर्मेशन 1962 में हुआ था जब इंडो चाइना वॉर हुआ था उसके बाद। ठीक है, ये इंडिया की वन ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और ये हमारे इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर एरिया है जो लगभग 3488 किलोमीटर का है, वहां पर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर आप इस मैप को देख रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कहाँ कहाँ पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है। आपको यहाँ पर जो एलएसी वाला एरिया है, एलएसी वाला एरिया मिल जाएगा। एलएसी के अलावा आपको ये जो मैकमोहन लाइन का एरिया है वहां पर आपको आईटीबीपी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बांग्लादेश का फ्रंटियर है और आपका पाकिस्तान वाली जो एलओसी बॉर्डर है, यहाँ पर आपको बीएसएफ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर वाले एरिया में एसएसबी और यहाँ पर आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है 4th नंबर वाले एरिया में असम राइफल देखने को मिलते हैं। तो 1 नंबर जहाँ पे मार्किंग है वो बीएसएफ का एरिया है, 2nd नंबर की मार्किंग आपका आईटीबीपी का एरिया है, 3rd नंबर पे एसएसबी और 4th नंबर पे यहाँ पर असम राइफल आपको देखने को मिलेंगे। और ये 4 फोर्सेज हैं जो हमारी पूरी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट नाम बात करेंगे चिराग पासवान। हम सभी को पता है कि चिराग पासवान एक पॉलिटिशियन है, फॉर्मर एक्टर भी रहे हैं और अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री इनके पास है। ठीक है, एंड चिराग पासवान को रिइलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एलजेपी फॉर 5 years। अब यहाँ पे बात हो रही है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बारे में। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं 5 years के लिए, जिनका नाम है चिराग पासवान। ऑलरेडी ये प्रेसिडेंट थे, वापस से इनका री-इलेक्शन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस बीट
मैक्स वर्स्टैपन टू विन द डच ग्रैंड प्रिक्स। तो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन बन गए हैं लैंडो नॉरिस, जिन्होंने बीट किया है मैक्स वर्स्टैपन को और डच ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया है। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, रिसेंटली जो भी इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स हुए थे उन ग्रैंड प्रिक्स के कौन यहाँ पर विनर है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था किसने, कार्लोस सेन ने। मियामी ग्रैंड प्रिक्स भी लैंडो नॉरिस ने ही जीता था। तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी, आप वहां से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया वेलकम फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट गोपी चंद तोताकुरा। आपको याद है हमारे देश के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन है जो कि स्पेस पे गए थे? आंसर हो जाएगा फर्स्ट सिविलियन जो है उनका नाम है गोपी चंद तोताकुरा, और वापस ये स्पेस से आ गए हैं जिनका वेलकम किया गया दिल्ली में 26 अगस्त को। इनकी रिटर्न हुए हैं ये। इनकी जो ट्रिप थी वो ब्लू ओरिजिन का जो न्यू सेफर्ड 25 मिशन है उससे ये स्पेस में गए थे। ठीक है, ये जो ब्लू ओरिजिन न्यू सेफर्ड 25 मिशन है, इसके फाउंडर कौन है? इस कंपनी के फाउंडर आपको अमेजॉन के जेफ बेजोस देखने को मिल जाएंगे। एंड गोपी चंद तोताकुरा इंडिया के पहले सिविलियन स्पेस टूरिस्ट हैं जो कि स्पेस में गए थे। ठीक है, पहले एस्ट्रोनॉट, इंडियन एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में गए थे उनका नाम राकेश शर्मा है, हम सभी को पता है, 1984 में। ठीक है, इन्होंने 105 किलोमीटर की हाइट पर स्पेस में इनको भेजा गया था और लगभग 6 to 7 मिनट की ये फ्लाइट थी और उसके बाद वापस ये अर्थ पर आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर हम सभी को पता है कुछ समय पहले सुनीता विलियम्स एंड वेरी बिलमोर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे फॉर 8 डेज, और 8 डेज के लिए वहां पर गए थे। अब इनको रिटर्न आना था, लेकिन जिस क्राफ्ट से बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट से जब वो गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, तो उसमें कुछ हीलियम लीकेज प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण वो वहां पर अटक गए हैं। अब यहाँ पर इन्हें वापस लाने की तैयारी नासा कर रहा है और नासा ने कहा है कि फरवरी 2025 तक इनको वापस लाया जाएगा। तो नासा अनाउंस्ड प्लान टू रिट्राइव एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम एंड वेरी बिलमोर from the International Space Station in the February 2025 using the SpaceX Crew 9 मिशन। SpaceX का Crew 9 मिशन है, मतलब SpaceX के साथ नासा की डील हुई है और यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट फंस गए हैं स्पेस स्टेशन में उनको वापस अर्थ स्टेशन पे लाया जाएगा। ठीक है, ये न्यूज़ भी आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और छोटी सी अपडेट है, जैसे कि मैंने 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर एक वीडियो बनाया था, सिमिलर यहाँ पर जो हमारी 85 रामसर साइट्स है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। जो 2024 की सभी साइट्स है वो तो इंक्लूड की गई हैं, बाकी स्टेट वाइज भी सारी रामसर साइट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, डेफिनेटली ये आपके आने वाले एसएससी एग्जाम और किसी भी वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। और इसकी पीडीएफ भी मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी, तो एप्लीकेशन से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा आप देखेंगे एसएससी जनरल अवेयरनेस की PYQ ई बुक अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, जिसमें ये सारे के सारे 7 सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे और पिछले 5 साल के जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम में PYQs है वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी टॉपिक वाइज। तो यहाँ पे ज्योग्राफी और पॉलिटी की टेस्ट सीरीज और इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज को लाइव कर दिया गया है। आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें टॉपिक वाइज आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे विद डिटेल एनालिसिस। ठीक है, तो ये भी अवेलेबल हो जाएगी एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट है इंडियन सर्फिंग टीम सिक्योर हिस्टोरिक फर्स्ट कोटा फॉर 2026 एशियन गेम्स। ये 2026 के जो एशियन गेम्स होने वाले हैं ये जापान में होने वाले हैं और रिसेंटली अभी जो 3rd नंबर की एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हुई थी वो मालदीव्स में हुई थी और मालदीव्स में इंडिया की टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया मेंस कैटेगरी और वीमेंस कैटेगरी दोनों में, और हमने अपने कोटा को सिक्योर किया है इन द 2026 एशियन गेम्स में। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो 3rd एडिशन एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हुआ था ये मालदीव में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया की जो मेंस सर्फिंग टीम है इसने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ पर जो एशियन सर्फिंग गेम्स हुए थे इसमें 5 इवेंट्स हुए थे, मेंस कैटेगरी, वीमेंस कैटेगरी था, जूनियर कैटेगरी। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक टीम इवेंट देखने को मिलेगा। टीम इवेंट के साथ साथ आपको सर्फिंग से एसोसिएटेड एक इंपॉर्टेंट कप भी याद रखना है जिसका नाम है मारूहाबा कप, और मारूहाबा कप का रिलेशन सर्फिंग से हो जाएगा। अगर हम एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो पहली एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप चाइना में हुई थी 2019 में। ठीक है, 2019 में हुई थी और 2026 में ये जो एशियन गेम्स है इसमें सर्फिंग को इंक्लूड किया गया है और ये जो एशियन गेम्स है 2026 के ये जापान में खेले जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे
इंडियन वीमेन क्लिंग फर्स्ट एवर टीम टाइटल एट अंडर 17 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन जॉर्डन। तो अंडर 17 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? जॉर्डन में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो इंडिविजुअल मेडल हमने जीते हैं वो टोटल 8 मेडल्स हैं, जिसमें हमारे पास 5 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रोंज मेडल है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टीम के बारे में। तो हमारी कंबाइंड टीम जिसने रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया था इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसने हमने इसमें 185 पॉइंट्स जीते हैं और हम फर्स्ट टीम बन गए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, तो इंडिया की जो टीम है वीमेंस टीम, वो फर्स्ट एवर टीम बन गई है जिसने 185 पॉइंट एक्वायर किए हैं और अंडर 17 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड नंबर पे जापान है। जापान की टीम ने 146 पॉइंट एक्वायर किए हैं, वही कजाकिस्तान थर्ड पोजीशन पे मिल जाएगा विद 79 पॉइंट्स। चलिए, एक और नाम यहाँ पर आता है तन्वी पत्री का। तन्वी पत्री ये उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करती हैं और रिसेंटली इन्होंने अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, अंडर 15 एंड अंडर 17, अंडर 15 एंड अंडर 17 ये जो बैडमिंटन एशिया कप हुआ था, ये चैंपियनशिप, जूनियर चैंपियनशिप हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी रिपब्लिक ऑफ चाइना में। कहाँ पर हुई थी? रिपब्लिक ऑफ चाइना में हुई थी। और इसमें ये जो अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ये किसने जीती है? तन्वी पत्री ने जीती है। तन्वी पत्री उड़ीसा से बिलोंग करती है और ये थर्ड नंबर की इंडियन बन गई है जिन्होंने एशियन अंडर 15 वीमेंस सिंगल टाइटल का नाम अपने नाम किया है। इसके पहले आप देखेंगे समाया इमाद फारूकी, समाया इमाद फारूकी इन 2017 और तस्निम मीर इन 2019, इन्होंने अंडर 15 में बैडमिंटन में चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो पहली गवर्नमेंट स्कीम है यूनिफाइड विज्ञान धारा स्कीम ऑफ द डीएसटी। डीएसटी का मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। तो ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की 3 अलग अलग स्कीम्स थी, उन तीनों स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया, इसलिए इसको कहा गया है यूनिफाइड विज्ञान धारा स्कीम और रिसेंटली कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। In a meeting chaired by the Prime Minister Narendra Modi, Union Cabinet has approved the merger of the Department of Science and Technology's 3 central scheme, जिसका नाम रखा गया है विज्ञान धारा। और इसकी नोडल बॉडी कौन सी होगी? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी नोडल बॉडी होगी। जो 3 स्कीम है जिसको मर्ज किया गया है और नई स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है विज्ञान धारा, तो वो कौन कौन सी 3 स्कीम्स आपको मिल जाएंगी? पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ये 3 स्कीम्स थी जिनको मर्ज करके विज्ञान धारा को लॉन्च किया गया है विथ टोटल बजट ऑफ 10,579 करोड़ रुपीस। 10,579 करोड़ रुपीस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये जो स्कीम है ये 21-22 से 25-26 तक हमारे कंट्री में एग्जीक्यूट होने वाली है। इसका पर्पस क्या है? ये 5 ईयर प्लान है बेसिकली, जो कि गवर्नमेंट के गोल को इंश्योर करेगा, जो कि पार्ट है आपका विकसित भारत 2024 का। यहाँ पर इसका पर्पस क्या है? R&D करना है, रिसर्च एंड इनोवेशन वर्क करना है। ठीक है, स्कीम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपोनेंट विल अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, इसकी स्थापना की गई थी अंडर द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के अंदर, जिसका पर्पस क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, नए इनोवेशन एंड नए स्टार्टअप्स को प्रमोट करना एंड R&D के लिए लेबोरेटरी को स्टैब्लिश करना। ये इसका एजेंडा हो गया विज्ञान धारा का। विज्ञान धारा के साथ साथ कैबिनेट ने एक और स्कीम को अप्रूवल किया है जिसका नाम है बायो E3 पॉलिसी। बायो E3 पॉलिसी को भी अप्रूव किया है। यहाँ पर बायो E3 का फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। इसका पर्पस क्या है? ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्कीम है जिसका पर्पस है हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग करना और हमारे बायो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करना है। इसके लिए इसके अलावा R&D भी किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, इसलिए बायो E3 पॉलिसी को भी अप्रूव किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अमित शाह जी ने 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को अनाउंस किया है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब यहाँ पे आप देखेंगे लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे, 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। अभी ऑलरेडी 2 एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिलती हैं, एक है आपकी लेह डिस्ट्रिक्ट और दूसरी है आपकी कारगिल डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे जब नई 5 डिस्ट्रिक्ट्स और बन जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स लद्दाख में कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? तो आप देख सकते हैं जस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगतेंग। ये 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको कार्व किया गया है लद्दाख में। ठीक है,
और अब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख का फॉर्मेशन एज अ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से सेपरेट होकर हुआ था 5 अगस्त 2019 में। ठीक, नेक्स्ट है अमित शाह चेयर्ड 7 LWE इफेक्टिव स्टेट मीटिंग इन द रायपुर छत्तीसगढ़। LWE का मतलब यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट हैं जहां पर नक्सल एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर 7 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तेलंगाना। और इस मीटिंग को चेयर किसने किया था, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया था। कहाँ पर, रायपुर छत्तीसगढ़ में। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारे देश में टोटल जो नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है वो 38 डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिल जाएंगी इन 9 स्टेट। और मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिलती है जो नक्सल इफेक्टेड है वो आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगी, 15 डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, अब नक्सल क्या होते हैं या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं? ये वो लोग हैं जो कि इंस्पायर है चाइना का जो कम्युनिस्ट लीडर रहा है, कम्युनिस्ट फेस रहा है, जिसका नाम है माओ। तो माओ विचारधारा से इंस्पायर है, इसलिए इनको माओवादी भी कहा जाता है। माओ जेडोंग जो कि एक कम्युनिस्ट व्यक्ति है चाइना से, उसकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर जो लोग हैं वही आपके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं, जो चाहते क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इंडिया का उसको रिप्लेस कर दिया जाए थ्रू आर्म्स रिवोल्यूशन। ठीक है, और एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जाए लाइक चाइना, मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भारत में भी हो चाइना की तरह, इनका ये पर्पस है। ठीक है, 1967 में जब इन्होंने आर्म रिवोल्ट किया था वेस्ट बंगाल में, तब से इनका नाम नक्सल पड़ गया। ठीक है, तब से हम इनको नक्सलवादी के नाम से जानने लगे। चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट रिकॉर्डेड साइटिंग ऑफ मिथुन वोविन इन आसाम। तो पहली बार मिथुन को आइडेंटिफाई किया गया है। मिथुन एक्चुअली एक सेमी वाइल्ड कैटल है जो कि हिली एरिया में पाई जाती है और वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज इनको पालने का काम करती हैं। तो मिथुन आप देखेंगे पहली बार इसको देखा गया है कहाँ पर, आसाम में। एक्चुअली मिथुन ना एक स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का एंड नागालैंड का, एंड सम टाइम इसे मिजोरम और मणिपुर के भी हिल एरिया में देखा जाता है, लेकिन पहली बार इनको देखा गया है कहाँ पर, आसाम में। ठीक है, और मिथुन का अगर हम साइंटिफिक नेम देखेंगे तो इसका नाम होता है बॉस फ्रंटेल्स। ओके, चलिए, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अब बात करेंगे कुछ एमसीक्यू के बारे में। पहला एमसीक्यू आता है, रिसेंटली साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर जिसका नाम है कानू वॉज लॉन्च इन विच स्टेट। तो कानू क्या है, सबसे पहली चीज तो कानू एक आदिवासी नॉलेज सेंटर है जो कि साउथ इंडिया के कर्नाटका में इसको स्टैब्लिश किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कानू का मतलब होता है ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट इन कन्नड़ा। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाएगा, पहला साउथ इंडिया का आदिवासी नॉलेज सेंटर बिल्ड किया जाएगा जो कि पास्ट प्रेजेंट कल्चर को, आदिवासी कल्चर को यहाँ पर डिपिक्ट करेगा, जिसमें लाइब्रेरी होगी, इसके अलावा कुछ कई सारी बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल होंगी कानू में। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ई मैगजीन? ई मैगजीन रिलीज्ड टू कॉमरेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन द मून। अभी 23 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, सपनों की उड़ान, और जिसकी थीम क्या है, स्पेस आपको इसकी थीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंडियाज फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1। कल हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, रूमी 1 के बारे में, और इसको किसने लॉन्च किया है, तो एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली हमने डिस्कशन किया था रेल फोर्स 1। तो रेल फोर्स 1 क्या है, याद कीजिए, मैंने कहा था कि यूक्रेन एंड पोलैंड पर विजिट करने गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और पोलैंड से कीव तक इन्होंने जो जर्नी की थी वो एक ट्रेन से की थी, और उस ट्रेन का नाम क्या था, रेल फोर्स 1 था। और ये रेल फोर्स 1 एक आपको ट्रेन देखने को मिल जाएगी, स्पेशल ट्रेन, जो कि यूक्रेन गवर्नमेंट रन करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है भीष्म प्रोजेक्ट। याद कीजिए, मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 भीष्म क्यूब को गिफ्ट किया है यूक्रेन को। तो ये भीष्म प्रोजेक्ट किसका जॉइंट इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का आपको जॉइंट इनिशिएटिव देखने को मिल जाएगा, भीष्म प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द ITBP। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, संजीव रैना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल।
मीन्स NMR पोर्टल टू बूस्ट हेल्थ केयर। यहाँ पे जितने भी हमारे MBBS डॉक्टर्स हैं उनका एक डेटाबेस रेडी किया जाएगा। तो किसने लॉन्च किया है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है नई दिल्ली में, जिसमें सारे के सारे MBBS डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा अदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए भी सिमिलर काइंड ऑफ पोर्टल को जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च Tanager-1 सैटेलाइट। तो Tanager-1 सैटेलाइट किसने लॉन्च की है रिसेंटली, जो कि ट्रैक करेगा आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन गैस एमिशन को ट्रैक करने का काम करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका नासा। नासा ने इसको रिसेंटली कैलिफोर्निया से लॉन्च किया है और इसको डेवलप किसने किया है? आंसर हो जाएगा नासा जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी एंड अदर पार्टनर से मिलकर इसको लॉन्च किया है। और ये आपका स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको स्पेस में लॉन्च किया गया है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस एमिशन को मॉनिटर करेगा और ट्रैक करेगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट द दीन दयाल स्पर्श योजना। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी सही आंसर है आप कमेंट में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।